हेलो हेलो। बुलाओ इसे एक बार और। हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो गौरव कुमार जी, ललित कुमार यादव जी हमारे साथ हैं और उपेंद्र विश्वकर्मा जी नमस्कार सर जी, योगेश वर्मा हर हर महादेव। सही है। चलो तो एक बार सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ते हुए और फिर मैं अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी करता हुआ। तो आज बात चल रही थी चंदेल वंश में और साथ ही चंदेल वंश के दौरान एक किला था और जिसका नाम था कालिंजर का किला। अभी एक परीक्षा हुई थी और आपने ठीक है ना शायद एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, इस विषय में तो मुझे ना जानकारी, बट उसमें क्वेश्चन आया था कि कालिंजर के किले पर अंग्रेजों ने कब अपना अधिकार स्थापित किया था। चलो जी, केशपाल सर से बने लेखपाल और क्या। चलते हैं तो भैया एक हेडिंग आप जो है सभी डाल देंगे और किले का नाम जो होगा कालिंजर फोर्ट। ठीक है, आप कालिंजर कालिंजर किला, किला मीन्स क्या हो गया, फोर्ट। ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, कालिंजर फोर्ट। अब कालिंजर फोर्ट के बारे में यदि हम बात करें, पहली बात तो सरची इसकी जो अवस्थिति होगी 1812 में, बहुत बढ़िया पता है ना, अफाक मंसूरी जी ये क्वेश्चन आया था ना। अब कालिंजर के किले की यदि हम बात करें तो साथी ये जो लोकेटेड इसकी वर्तमान अवस्थिति, तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में होगा। ठीक है, तो ये आज हम इसकी अवस्थिति की बात करेंगे। तो आप लिख देना अवस्थिति, तो मेरे भैया ये कहां स्थित है, तो बांदा। और ये जो कालिंजर का किला है ऐसा बताया जाता है ये है तो बहुत साल वर्ष पुराना, लेकिन इसके जो है पुनर्निर्माण, इसकी जो स्ट्रक्चर, इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो चंदेल वंश की राजाओं ने दिया था। ठीक है, वो किसने, तो भैया जी चंदेल वंश के राजाओं ने। यहीं पर बताया जाता है कि भगवान शिव जी ने विस्पान वगैरह करने के लिए अपने इस जगह को ही चुना था और यहां विश्राम भी किया था उन्होंने। तो आप बताएंगे सर ये बांदा में और विंध्यन पर्वत श्रृंखला अवस्थिति लोकेटेड बांदा में, विंध्यन एक पर्वत श्रृंखला होगी। कौन सी, तो मेरे साथी विंध्य पर्वत श्रृंखला पर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हां सर, ये आप सभी को बताना होगा। अब विंध्यन पर्वत श्रृंखला ये रही, ठीक है, मैं यहां दिखा भी दूंगा। कुछ कहेंगे सर जी हमें श्रृंखला भी दिखाओ, तो आप देखेंगे भैया जी ये आपकी विंध्यन पर्वत श्रृंखला ये रही ना, पर्वत सा, और इसी पर इस फोर्ट को बनाया गया है जिसका नाम है कालिंजर। आगे बात समझ में, चलो। अब ये केन नदी के किनारे तो अवस्थित होएगा,
इसे विजय का प्रतीक भी माना जाता है। यदि कालिंचर फोर्ट की बात की जाए तो मेरे साथी इसे किसका प्रतीक, तो आप लिख देना विजय का प्रतीक माना जाता है। मेरे साथी इसे किसका प्रतीक माना जाता है, तो विजय का प्रतीक माना जाता है। अब कालिंचर फोर्ट, इस कालिंचर फोर्ट की दीवारें इतनी मजबूत थी कि तोप का गोला भी मतलब कि जैसे लगा तोप से कोई गोला छोड़ा तो वो भी भाई साहब इसे कुछ ना इसका बिगाड़ पाया, वो भी एकदम टकरा कर वापिस आ जाता था। और कालिंचर किला जो है ये हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो आप बताएंगे ये जो किसका, तो आप बता देना कालिंचर का जो फोर्ट है भगवान शिव का निवास स्थान भी माना। इस जगह पर ऐसा बताया जाता है, इस जगह पर जब फोर्ट वगैरह तो ना बना था, भगवान शिव का निवास स्थान, ठीक है ना, निवास किया था उन्होंने कुछ समय के लिए, ठीक है। भगवान शिव का निवास स्थान भी निवास स्थान भी माना जाता, ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है, क्योंकि यहां पर नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है ना इसी के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहां पर नीलकंठ महादेव जो राजा परमर्दी देव नाम आपने सुना होगा, उस राजा परमर्दी देव की बात जिसके दरबार में दो सेना नायक अलाउद्दीन रहा करते थे। तो ये पॉइंट आप लिख देना भगवान शिव। हां सर, आज विदेशी आक्रमणों की बात आती तो महमूद गजनवी, सर जी महमूद गजनवी ने अटैक कर दिया। राजा विद्याधर उस समय चंदेल वंश के राजा थे, दोनों के मध्य एक संधि होती है, संधि के बाद वो युद्ध विराम होता है। उसी के बाद मेरे साथी कुतुबुद्दीन ऐबक नाम आपने सुना होगा, जिसने 1202 में अटैक और 1203 में इस पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया था। लेकिन शासक तो बन रहे थे, लेकिन यहां से अधिकार तो हो गया, लेकिन जो धन में मतलब कि इनके द्वारा जो यहाँ कालिंचर के जो शासक थे और वो भैया जी चंदेल वंश की राजा, तो यदि युद्ध में कोई वो संपत्ति वगैरह टैक्स वगैरह वो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को आया करता था। 1305 ईस्वी में पूर्णतः मेरे साथी इसे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब समाप्ति कर दिया। ये मैंने कल सारी पॉइंटें आप सभी को लिखवाई भी थे। 1545, हाँ सर, एक वर्ष आता है और वर्ष कौन सा था, 1545 ईस्वी। बताओ कि क्या हुआ था 1545 ईस्वी में, शेर शाह सूरी का आक्रमण किसने कर दिया, तो आप बताएंगे सर जी प्रयोग किया गया था, बिल्कुल 1545 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण कर दिया। शेर शाह सूरी का आक्रमण, आज घेराबंदी कर दी, ठीक है ना। शेर शाह सूरी का क्या हो गया, आक्रमण। और जिस समय उसने इस कालिंचर किले के बाहर मेरे साथी इसकी घेराबंदी करके अपना जो है तंबू वगैरह डालकर और तोप का गोला छोड़ा, उक्का नामक शस्त्र था वो, और जैसे ही वो उक्का जो तोप था चलाई, तो मैंने बताया था कि इस किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि वो गोला भाई साहब लौटकर वापिस लौट गया और शेर शाह सूरी के गोला बारूद जहां पर रखे हुए थे उनमें ही जाकर गिर पड़ा। एक आग लग जाती, एक भयंकर विस्फोट होता है जिसमें शेर शाह सूरी भी झुलस जाता है और शेर शाह सूरी की मृत्यु मेरे साथी यहां पर हो जाती है। शेर शाह सूरी का आक्रमण, घेराबंदी के दौरान बारूद विस्फोट में उसकी मृत्यु, ठीक है। शेर शाह सूरी की आक्रमण, ठीक है। और घेराबंदी के दौरान जब घेराबंदी हुई, घेराबंदी के दौरान बारूद में विस्फोट, ठीक है, बारूद
विस्फोट ऐसे भी लिख देंगे, बारूद विस्फोट के कारण, बारूद विस्फोट के कारण सूरी की मृत्यु। ठीक है, सूरी की मृत्यु यहां पर, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जिस समय इसने आक्रमण किया था तो यहां का जो शासक था कालिंजर पर, जो शासक यहां का शासक ऐसे भी कर देना है, उस समय कौन था? कीरत सिंह था। भैया जी शासक कौन बना बैठा था उस टाइम? राजा कीरत सिंह। आगे बात समझ में? हाँ सर। तो अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1545 ईस्वी में जब अफगान शासक शेर शाह सूरी ने कालिंजर के किले पर अटैक किया, तो कालिंजर इस दुर्ग में शासक कौन था? तो आप बताएंगे कीरत सिंह। यहां का जो शासक था मेरे साथी, उसका नाम था कीरत सिंह। ठीक है, शेर शाह को तो लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल भैया, शेर शाह सूरी को फरीद था इसके बचपन का नाम। चलें आगे, चलो जी सर। 1569 1545 में तो ये चली बसा। फिर इसके बाद 1569 ईस्वी में अकबर ने किला जीतकर बीरबल को उपहार में दे दिया था। ठीक है, ठीक है। किसकी बात? तो 1569 में जब मुगल बादशाह अकबर बैठा है राज सिंहासन पर, 1569 में अकबर ने यह किला जीत कर बीरबल को उपहार में दे दिया। ठीक है, अब इस पर भैया जी कौन राजपाट अपना करेगा? तो बीरबल। इसने जीत लिया। 1569 ईस्वी में अकबर ने इस कालिंजर के फोर्ट को जीता, और जीतने के बाद मेरे साथी आप बता देना किसको दे दिया? बीरबल को उपहार में दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेला राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। दे दिया, यहीं लिख दूं भाई मैं? हाँ चलो जी। बीरबल के बाद इसी में लिख दो, बीरबल के बाद यह किला बुंदेला राजा, बीरबल के बाद यह किला, तो यह किला, यह जो फोर्ट है, यह किला बुंदेला राजा छत्रसाल, बुंदेला राजा कौन से होंगे मेरे साथी? छत्रसाल के, बुंदेला राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। आगे बात समझ में? हाँ सर। इसके अधीन हो गया, तो बुंदेला राजा थे और नाम था छत्रसाल के अधीन हो गया। ये भी आप कर देना भाई। बीरबल के बाद भी अब बुंदेला राजा थे छत्रसाल के अधीन, और इसके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया, अधीन हो गया। इसके बाद पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद अब बुंदेला राजा के बाद, इसके बाद पन्ना, अब पन्ना के हरदेव शाह, पन्ना के शासक थे, और शासक का नाम क्या था? हरदेव। इसके हरदेव शाह का कब्जा हो गया। हरदेव शाह का मेरे साथी आप लिख देना कब्जा हो गया। किसी भाई बहन को कोई डाउट है? नहीं सर। तो भैया जी अकबर ने यह किला जीता, बीरबल को उपहार में दिया। बीरबल के बाद बुंदेला राजा छत्रसाल, और छत्रसाल के बाद पन्ना की राजा हरदेव शाह के अधीन हो गए। इसने कब्जा कर लिया। आगे बात समझ में? चलो जी। अब दूसरी बात क्या होगा? मस्तानी के पापा, हाँ बिल्कुल। दूसरी बात 1812 में किला अंग्रेजों के अधीन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिंजर के किले पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1812 में। अब ये जो है ना
सर बीरबल या मानसिंह? अब मैंने यहां क्या लिखा है, मानसिंह लिखा है या बीरबल ही तो लिखा है, तो बीरबल को दिया हो पहाड़ में। चलो, ये अलाउद्दीन खिलजी ने तो 1305 ईस्वी में, और यहां पर जो चंदेल वंश था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब तो ये ऐसे चल रहा है, कभी भैया ठीक, अब बार बार अटैक हो रहे हैं, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई, ठीक है ना, निश्चित तौर पर कोई एक वंश नहीं है। 1812 में किला अंग्रेजों के, 1812 ईस्वी में कालिंजर का किला, हाँ सर जी, किसके किले की बात, तो कालिंजर का किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। कालिंजर का किला किसके अधीन हो गया, तो आप लिख देना अंग्रेजों के अधीन हो गया। आगे बात समझ में, अंग्रेजों के अधीन हो गया। ये पॉइंट आप सभी को नोट कर देना होगा। आगे बात समझ में जी, तो 1812 ईस्वी में कालिंजर का किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, अब ये अंग्रेजों के अधीन ही रहा था, और कर्नल मार्टिडेल के नेतृत्व में वो सेना भेजी गई थी। ठीक है ना, 1812 में। ठीक है, ये भी आप कर ही देना। चलो, कर्नल का मतलब कि अंग्रेज, और किसके भैया जी, कर्नल मार्टिडेल, इस तरीके से कर देना, कर्नल मार्टिडेल के नेतृत्व में सेना भेजी गई, नेतृत्व में, हाँ सर जी, नेतृत्व में सेना भेजी गई, और 1812 में किला अब किसके अधीन हो गया, ये वाला किला कहां गया, ठीक है ना, अब ये वाला पूरा का पूरा फोर्ट अंग्रेजों के अधीन हो गया। चलो सर, अब दूसरी बात क्या है सर, किले के अंदर इमारत। ये किले के अंदर की जो इमारतें हैं, यही तो हमसे पूछी जाती हैं कि किले के अंदर क्या क्या इमारतें हैं। तो अब एक बार देखेंगे इस किले के अंदर, ठीक है, किले के अंदर इमारत। चलो, अब क्या क्या होगा भैया जी, एक होगा नीलकंठ महादेव मंदिर। तो फोर्ट के अंदर, किले के अंदर इमारत, ये आप सभी को हेडिंग डाल देनी है, अंदर, किले के अंदर इमारत। चलो जी, अब नीलकंठ महादेव मंदिर, ये क्वेश्चन आएगा कि भैया जी मतलब कि कालिंजर किले के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नीलकंठ महादेव मंदिर, ये आप सभी को कर देना होगा। नीलकंठ महादेव मंदिर, और इसका जो वर्तमान जी अरिहंत यादव जी सर किसने बनवाया था, तो भैया इसका जो बनवाने का ये त्रेता युग ऐसा बताया जाता है, जन कौन कौन से युग से चला आ रहा है, लेकिन आज जो इसके वर्तमान स्वरूप की बात है तो वो चंदेल वंश के राजाओं ने दिया था। अब इसमें एक प्रत्यक्ष रूप से एक राजा नहीं है कि ये कौन सी राजा ने, ठीक है, ये वैसे बताया जाता है कि कुछ पॉइंट एविडेंस मिले यहां पर कि शिवजी ने भी निवास किया, विस्पान किया, सारी चीजें, फिर उसके बाद धीरे धीरे बनता गया, छोटा सा था, फिर चंदेलों ने इसका वर्तमान स्वरूप दे दिया। नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसका अब नीलकंठ महादेव मंदिर, इसका वर्तमान स्वरूप, हाँ सर, वर्तमान जो स्वरूप है ना, उसका निर्माण, वर्तमान स्वरूप का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, ये क्वेश्चन है सर जी। नीलकंठ महादेव मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण, तो आप लिख देना राजा परमर्दी देव ने, हाँ सर, राजा परमर्दी देव ने। ये पॉइंट आपसे पूछी जाएंगे निश्चित तौर पर कि नीलकंठ महादेव या कालिंजर किले के अंदर अवस्थित नीलकंठ महादेव मंदिर का वर्तमान स्वरूप का कंस्ट्रक्शन निर्माण निम्नलिखित में से किस चंदेल राजा ने करवाया था, राजा परमर्दी देव ने। साथ ही इसी के अंदर एक अमान सिंह महल भी है, हाँ सर, ठीक है,
तो एक और होगा भैया जी, इसी के अंदर एक महल और बनेगा। अमन सिंह, कहीं कहीं अमान सिंह है, कहीं कहीं अमन सिंह है। अमन सिंह महल, अब ये भी भैया जी किले के अंदर ही है और इसका निर्माण भी राजा अमन सिंह, चंदेल राजा अमन सिंह ने करवाया था। अब कंस्ट्रक्शन, राजा भी बहुत सारे आए थे, तो आप कर देना कंस्ट्रक्शन की बात। तो मेरे साथी चंदेल राजा, कौन से राजा, तो यहां पर आप लिखो चंदेल, चंदेल राजा अमन सिंह, चंदेल राजा अमन सिंह ने इसका निर्माण करवा दिया। ठीक है, कहीं कहीं अमान सिंह भी मिल जाएगा, कहीं कहीं अमन सिंह, तो बात एक ही है। ये भी पॉइंट और वर्तमान में यह है, आज अमन सिंह जो महल है, आज देखो तो प्रेजेंट में, वर्तमान में यह है एक संग्रहालय है, एक संग्रहालय है। और इसी संग्रहालय में जो चंदेल वंश हुए, उनकी जो भी स्थापत्य कला की शैली, उनका जो संरक्षण वगैरह, वो इस संग्रहालय में है। तो अमान सिंह महल या अमन सिंह महल, इसका निर्माण चंदेल राजा अमन सिंह ने, और साथ ही वर्तमान में आज क्या है, एक क्या होगा, मतलब कि संग्रहालय होगा। इसी के साथ सीता सेज, इसी के साथ मेरे साथी ये बांदा में है, कालिंचर का किला बांदा में, ठीक है। अब इसी के साथ एक और होगा सीता सेज, आप करेंगे भैया जी सीता सेज, आप लिख दो कौन सा, सीता सेज। अब ये एक छोटी सी गुफा जिसमें पत्थर का एक बिस्तर और तकिया तराशा गया है, ये सीता सेज क्या है, तो भैया जी यह है, ये किले के अंदर एक छोटी सी गुफा होगी, ठीक है ना। किले के अंदर ऐसे लिख देना सीता सेज, किले के अंदर, किले के अंदर, किले के अंदर एक छोटी सी गुफा, कैसी गुफा, तो मेरे साथी एक छोटी सी गुफा, गुफा जिसमें 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 पत्थर का एक बिस्तर, पत्थर का ही बिस्तर बना रखा है, पत्थर का बिस्तर, व तकिया, वे क्या हो गया, तकिया, तकिया है, ठीक है ना। मतलब कि पत्थर इस तरीके से, पत्थर का बिस्तर और यहां पर एक तकिया है जो पत्थर से तराशा गया है, और एक गुफा है, गुफा के अंदर है सीता सेज, ठीक है। चलो जी, किसकी बात है, तो मेरे साथी कुशीनगर जिले को भी देवरिया से 13 में 94 में अलग करके नया जिला, बहुत बढ़िया। अब यह कुशीनगर चल रहा है। अब एक और होगा साथी यहीं पर बैनकट बिहारी मंदिर, इसी के अंदर एक और होगा वैनकट बिहारी मंदिर। मेरे साथी कौन सा, वैनकट बिहारी मंदिर, ये पूर्णतः है आप कर देना। ये भगवान विष्णु को वैनकट बिहारी टेम्पल, और सरची ये किसको समर्पित है, तो आप बता, इसी के अंदर है, भगवान विष्णु को समर्पित है, किसको मेरे भैया जी, भगवान विष्णु को समर्पित। ये भी पॉइंट आप लिख देना, भगवान विष्णु को समर्पित, इसे भी आप एकदम शानदार तरीके से लिख देंगे, भगवान विष्णु को समर्पित वेंकट बिहारी टेम्पल। और साथ ही कालिंचर मेला यहीं पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और जिसकी शुरुआत मेरे साथी किसने की थी, तो आप बताएंगे चंदेल राजाओं ने, ठीक है। ये सभी कालिंचर किले के अंदर हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रही बात, ये मैंने क्या लिखा है, ये कह रहा हूं मैं, किले के अंदर इमारत, ये जो फोर्ट है ना, ये फोर्ट, ये किला है। अब इसके जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो ये किला छोटा मोटा ना है ये, ठीक है, ये बहुत लंबे चौड़े में है। तो इसी के अंदर हमें नीलकंठ महादेव का मंदिर भी, अमान सिंह महल भी, इसी किले के अंदर एक छोटी सी गुफा जिसे सीता सेज बोला गया है, वो भी इसी में होगा, ठीक है ना। तो इसी के अंदर है ये,
ठीक है, ये किसके हैं? तो भैया ये सब इसी के अंदर है। नो सर ये कहां है? मैंने पहले ही हेडिंग डाल दी है, किले के अंदर इमारत, और उसके बाद भी नो सर जी ये कहां है, बताओ कैसे बात बने। चलो एक बार जल्दी बताएंगे, पॉइंट आपके क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बात समझ में एकदम क्लियर है ना? सर जी ये बांदा में, महोबा में, ये भैया बांदा में है, ये उत्तर प्रदेश का जो बांदा जनपद है वहां पर स्थित है। ठीक है, चलो तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने करवाया आपको भैया जी, कौन सा? कालिंचर फोर्ट, एकदम करेक्ट। अब इसी के साथ अब इसमें तो कुछ ऐसी चीजें ना बचती जो आपकी, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड ना हो। शेर शाह सूरी की मृत्यु कौन से किले के जीतने के दौरान? ठीक है, तो आप इन्हें करेंगे एकदम शानदार। सर जी आप सम्मान समारोह में ना गए, जाऊंगा फिर आपकी कक्षा न रह जाती है, फिर आप ये कहते कि गुरुजी ने तो सम्मान समारोह की पढ़ रही है। ठीक है, तो अभी आपकी कक्षा लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, चलो आ रही है बात समझ में? अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, एक वंश और उस वंश का नाम होगा गहड़वाल। एक वंश और आप हेडिंग डाल देना गहड़वाल, गहड़वाल वंश, और उसके बाद मेरे साथी कल से आपके मुस्लिम चल जाएंगे। गहड़वाल वंश, आप एक हेडिंग और डालेंगे गहड़वाल वंश। चलो भाई आगे बात समझ में। अब एक वंश और रह गया आपका जिसका नाम है गहड़वाल डायनेस्टी। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो आप कर देंगे सर्ची गहड़वाल, जी सर, गहड़वाल डायनेस्ट। चलो अब गहड़वालों की बात, चंदेलवी हो गई गहड़वाल, साथ ही जब प्रतिहार, गुजर प्रतिहारों की बात है ना, गुजर प्रतिहार, अरे मुस्लिम को ना पढ़ाए गुरुजी, अभी तसल्ली तो बखेड़ लो भैया, सब पढ़ाई जाएंगे। जब मैं आपसे एक बात कहूं कि जो है सर जी मैं बांदा से ही हूं, मैंने देखा है इस किले को, बहुत बढ़िया। जब मैं ये आपसे कह दे करूं ना कि अब कंप्लीट, तब आप कमेंट्स करते हो, अब आप अपने सिर में दर्द करो। ठीक है, मेरे सिर में भी कर दो और अपने नु सर जी मुस्लिम ना पढ़ाई, धैर्य तो पकड़ो कि आज ही मुस्लिम ने करा दूं, कल होंगे, स्टार्टिंग से इसी तरीके से चलती रहेंगे। गहड़वाल वंश, जब प्रतिहारों के पतन के बाद एक राजा था चंद्रदेव, मतलब पहले तो वो मतलब देखें तो सेनापति ऐसा ही था, लेकिन उसका नाम था चंद्रदेव। उसने मेरे साथी कन्नौज एवं वाराणसी पर अपना जो है अधिकार स्थापित कर दिया। गोविंद चंद्र इस वंश के सबसे पावरफुल राजा, जिसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कई बार क्वेश्चन आया कि सारनाथ स्थित धर्म चक्र जिन विहार है उसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? कुमार देवी ने। और सरची लक्ष्मीधर कृतिकल्पतरु की रचनाकार, इन्हीं की दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे गोविंद चंद्र। वो गहड़वाल वंश की राजा जयचंद्र, जो 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित हो गई कि हमारे ही जाते हैं। चंदावर का मैदान वर्तमान में फिरोजाबाद, इटावा, वैसे तो फिरोजाबाद में आ गया, यमुना नदी के किनारे। तो इन सारी चीजों को हम करते चलेंगे
और भैया जी करना है प्रतिहारों के पतन की बात चंद्रदेव ने, ठीक है ना। किसकी बात है? तो प्रतिहारी तो थे जी। प्रतिहारों के पतन के बाद, प्रतिहारों के पतन के बाद, पतन के बाद चंद्रदेव, ठीक है। अब ये तो संस्थापक हो गए ना। चंद्रदेव ने कन्नौज व वाराणसी में, भैया जी कहां पर? तो आप लिखेंगे कन्नौज व वाराणसी, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी तो वाराणसी थे, प्रारंभिक राजधानी वाराणसी थी, उसके बाद कन्नौज में, कन्नौज व वाराणसी में, हाँ सर जी, गहड़वाल वंश की, कौन सा वंश? गहड़वाल वंश की, गहड़वाल वंश की नींव डाली थी। आखिर बात समझ में? ये जो है ना चंद्रदेव, चंद्रदेव जो था ये पहले वाराणसी में एक छोटा सा राजा हुआ करता था, और जैसे प्रतिहारों का पतन हुआ तो पहले प्रतिहारों के अधीन था, प्रतिहारों का समापन, और इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना धीरे धीरे, तो सर इसने कन्नौज पर भी थोड़ा सा भी अधिकार है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सर जी ये कौन होगा? चंद्रदेव। आप लिख देना वंश का संस्थापक बनेगा सर। कौन से का? गहड़वाल वंश का, वंश का फाउंडर। अब हमसे पूछ लिया जाए कि गहड़वाल वंश का संस्थापक, तो आप एकदम राइट तरीके से जवाब देंगे सर जी ये होगा चंद्रदेव। प्रारंभिक राजधानी वाराणसी, ये जो प्रारंभिक राजधानी थी, पहली प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आप एकदम राइट कर देना सर जी। प्रारंभिक राजधानी हम बताएं, हाँ वाराणसी थी। ये तो पहली राजधानी थी, और उसके बाद यदि हम देखें प्रारंभिक राजधानी, फिर उसके बाद मेरे साथी कैपिटल जो बनती है वो कन्नौज, कन्नौज पर भी बैठ जाएंगे राजधानी। अब क्वेश्चन आ जाए कि गहड़वाल वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? वाराणसी। और सर उसकी फिर मतलब और मेन राजधानी फिर किसको बना लिया? कन्नौज। इत्र की नगरी उस कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। गहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था गोविंद चंद्र। आप बताएंगे सर जी, आप ये पॉइंट और लिख देना, गहड़वाल वंश का, यहीं लिख दूं मैं, गहड़वाल वंश का, हाँ सर, गहड़वाल वंश का सबसे, गहड़वाल वंश का सबसे सबसे प्रतापी शासक, मेरे साथी गहड़वाल वंश का सबसे, आज प्रतापी शासक की बात आई, प्रतापी शासक नाम होगा सर जी गोविंद चंद्र, ठीक है। कौन सा चंद्र? तो आप लिख देना सर जी गोविंद्र, गोविंद चंद्र है ना, गोविंद्र, गोविंद, गोविंद चंद्र आप कर देना, ठीक है। ये मेरे भैया गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे पावरफुल राजा था, और अंतिम शासक भी, ठीक है। चलो जी, और अंतिम शासक हरिश्चंद्र है ना, तो आप लिख देना गहड़वाल वंश का अंतिम शासक, और अंतिम शासक का नाम था मेरे साथी हरिश्चंद्र है ना। कौन सा? हरीश, हरीश, हरिश्चंद्र। अब यही तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आजे कि गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन सा था? हरिश्चंद्र। और साथी गहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र, और गहड़वाल वंश की प्रारंभिक राजधानी मेरे साथी वाराणसी, और वैसे कैपिटल हम देखें जो मेन थे वो बन जाती कन्नौज। गहड़वाल वंश के संस्थापक, ठीक है, यदि देखा जाए तो गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। और आप हेडिंग डालेंगे चंद्रदेव 1089 से 1104, इसे चंद्रादित्य भी बोल दिया जाता है सर जी, या तो हम चंद्रादित्य बोल दें, चंद्रादित्य या चंद्रदेव। अब ज्यादा तो नाम चंद्रदेव ही होगा सर, या क्या होगा? तो भैया
आप लिखेंगे चंद्र देव। और ये कब से कब तक? 1089 से 1104 तक राज सिंहासन पर बैठेगा सर। कहीं कहीं 1103 भी है, लेकिन 4 ही होगा। वो राइट टाइम चंद्रादित्य चंद्रदेव का, और ये वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, गोपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, गोपाल को पराजित कर दिया था। ठीक है, मतलब पाल वंश की राजा थी गोपाल, उनको पराजित किया और भैया जी किस पर? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कलचुरी एक शासक थे, कर्ण को भी पराजित कर दिया। ठीक है ना, और भैया जी कलचुरी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, इससे ज्यादा कुछ ना। इसी के बाद एक और राजा, इनका पुत्र होगा मदन पाल। इनके पुत्र का नाम आप लिख देना सर जी, मदन पाल। अब गद्दी पर बैठ गया मदन पाल, जो 1104 से, हाँ सर, 1104 से और 1114 तक, मतलब कि 10 वर्षों तक इसने शासन किया। और सर जी मदन पाल एक निर्बल शासक था। भैया ये कैसा शासक था? एक निर्बल शासक था, एक निर्बल शासक था। बताया जाता है तुर्कों ने इसे अपने, ठीक है ना, कैद में ले लिया था, उठा कर ले गए थे। फिर इसके पुत्र गोविंद चंद्र ने बड़ी मशक्कत के बाद अपने पिता को उनसे रिहा भी करवाया था। इनमें ज्यादा कुछ ना होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होगी सर जी? गोविंद चंद्र, आप तीसरा राजा और करेंगे गोविंद, हाँ सर जी, गोविंद चंद्र। और सर ये 1114 से गद्दी पर बैठा, 1114 से 1155 तक। ठीक है, 1155 ईस्वी तक मेरे साथी गोविंद चंद्र ने शासन किया। मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, ये क्या है भैया जी? सबसे, यहां भी लिखा होगा ना, कहां गया? गहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र। तो यहां भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर, सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक, सबसे पावरफुल राजा, सबसे प्रतापी शासक। शासक का नाम मेरे साथी गोविंद चंद्र था जी। इसकी पत्नी का नाम, आज पत्नी, वाइफ की बात आती है तो आप लिख देना कुमार देवी। और साथ ही यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, आया हुआ क्वेश्चन कुमार देवी। और ये क्या थी भैया जी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी, एक बौद्ध थी ये। ठीक है, कुमार देवी क्या थी? एक बौद्ध थी। इन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था। भैया जी आप लिख देना सारनाथ में, और सारनाथ वाराणसी, तो सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार, यही क्वेश्चन होगा। धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण करवाया। क्या करवाया मेरे साथी? आप यहां पर लिख पा रहे होंगे, निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सारनाथ स्थित धर्म चक्र जिन विहार का कंस्ट्रक्शन किसने करवा दिया? कुमार देवी। और मेरे साथी कुमार देवी कौन थे? तो आप बताएंगे ये तो सर जी गोविंद चंद्र की पत्नी थी। चलें जी, और भैया एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो आपकी दिग्विजय सर की जो कक्षा है, दिग्विजय सर की जो कक्षा है वो आज शाम 7 बजे होगी। जो अपने टाइम पर आज चलती थी, तो बारिश के कारण सर घर से आ रहे हैं तो कोई कारण, तो इसका मैं कहना चाहूंगा कि भैया जी शाम 7 बजे दिग्विजय सर की जो कक्षा होगी वो शाम 7 बजे होगी। चलो ये पॉइंट एकदम राइट। आगे चलेंगे। कुमार देवी कौन है? गोविंद चंद्र की पत्नी है। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित
धर्मराजी का स्तूप का छठा परिवर्धन भी करवाया था। परिवर्धन मतलब कि पुनरुद्धार की बात होगी ना, 6वीं बार ये आप करेंगे। साथ ही कुमार देवी ने, किसकी बात कह रहे हैं? कुमार देवी ने, कुमार देवी ने गोविंद चंद्र की पत्नी है। कुमार देवी ने सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित, सारनाथ कहां पड़ता है? सारनाथ वाराणसी में सर जी। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लिखेंगे। कुमार देवी ने सारनाथ वाराणसी में स्थित, वाराणसी में स्थित अशोक द्वारा, सम्राट अशोक, अशोक द्वारा निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित धर्मराजी का स्तूप मैंने करवाए। हाँ सर, कौन सा? धर्मराजी का, धर्मराजी का, धर्मराजी का स्तूप का, स्तूप का छेवा कर दो, छठा परिवर्धन करवाया। ठीक है, परिवर्धन करवाया। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना होगा। तो भैया जी, कुमार देवी ने सारनाथ मतलब वाराणसी में स्थित अशोक द्वारा निर्मित एक धर्म चक्र धर्मराजी का स्तूप का 6वां परिवर्धन करवाया। कुमार देवी का एक सारनाथ लेख में गोविंद चंद्र को विष्णु का अवतार कहा गया है। कुमार देवी ने बहुत काम करे थे, तो आप लिखेंगे एक और होगा साथी, कुमार देवी का एक क्या है? सारनाथ लेख। कौन सा लेख होगा सर जी? कुमार देवी का एक लेख है सारनाथ लेख। आगे बात समझ में, सारनाथ लेख मिला और सारनाथ लेख में गोविंद चंद्र को, और गोविंद चंद्र कौन है? इनके पति हैं, राजा हैं। गोविंद चंद्र को विष्णु का अवतार कहा गया है कि ये तो भैया जी विष्णु की साक्षात अवतार है। गोविंद चंद्र को विष्णु का अवतार कहा गया है। अवतार ये आप सभी को लिखना होगा, कहा गया है। इसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। तो भैया जी, कुमार देवी का एक सारनाथ लेख मिला जिसमें गोविंद चंद्र को विष्णु का, और साथ ही इस सारनाथ लेख का रचनाकार भी हम आपसे बात करें, सारनाथ लेख का रचनाकार ये आप सभी को करना है। सारनाथ लेख का रचनाकार जिसका नाम होगा कुंड, जिसका नाम क्या होगा? कुंड होगा सर, जिसका नाम कुंड। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ जाता है, गोविंद चंद्र की गोपी चंद्र सर। भैया यहां क्या लिख रहा है? ये क्या लिख रहा है? कहां गया? गोविंद है, गोपी है ये गोविंद चंद्र है। ठीक है, ये कौन सा है? गोविंद चंद्र है। ठीक है, चलो जी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी के समझ में आया। अब इस सारनाथ लेख के रचनाकार कौन है? कुंड आप बता देंगे सर जी। जैत सिंह के दीवान जी, धर्मराजी का स्तूप तुड़वाया। ठीक है, परिवर्धन का मतलब है, मतलब कि पुनर्निर्मित, जैसे कार्य करवा देना ऐसे है। ठीक है, और कार्य करवाना, जैसे अशोक ने बनवा दिया धर्मराजी का स्तूप। अब वो मतलब कि और राजा आए, उन्होंने उसकी जो है पुनर्संरचना को फिर से निर्मित किया, आज तभी तो ये बचा हुआ है। तो छठा जो परिवर्धन है, जो परिनिर्माण जिसे हम बोले, छठा ऐसे कर देना है, मतलब 6वीं बार। पहले 5 बार तो हो गया, जो छठा परिवर्धन था वो किसने करवा दिया? कुमार देवी ने। कहने का मतलब पुनर्निर्मित, ऐसे हम बोल देंगे। ठीक है, चलो इसे आप एकदम राइट करेंगे। और जी, ये तो हो गया अवतार कहा गया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में यदि हम देखें, कहा गया, ये और कर देना, कहा गया है लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, हां सर, अपना व्यक्ति हम देखें तो भैया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मेरे साथी, कौन सा? व्यक्तिगत जीवन में
गोविंद चंद्र, ठीक है, कौन से गोविंद चंद्र शैव धर्म का अनुयायी थे। शैव धर्म का अनुयायी था। ये भी आप सभी को लिख देना है, कौन सी धर्म का, शैव धर्म का अनुयायी था। ये फैक्ट आप लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो जी, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। हाँ, पुनरुद्धार ऐसे बोल देंगे, ठीक है। चलो अब दूसरी बात मेरे साथी एक और होगा, एक कमोली ताम्रपत्र लेख होगा। कौन सा सर जी? कमोली ताम्रपत्र लेख। और ये कहां? वाराणसी में 1125 का है। एक ब्राह्मण को चंद्रदेव मतलब कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर ग्राम दिए जाने का उल्लेख मिलता है। भैया जी गोविंद चंद्र का पहले आप मंत्री लिख दो। एक दो ने तो भैया ऐसे आप तार रखी है कि सर मंत्री। अब मैं आपसे कहता रहता हूं, अब पता ना क्यों समझ में ना आ रही जन, क्या ऐसा दिक्कत बन रही है कि जब मैं ये बोल दिया करूं ना कि अब कंप्लीट, तब आप लिखा करो, ठीक है। अब आप बीच में जो है अब सबने ढकोर दो हो, इतनी कॉपी पेस्ट मंत्री भैया मंत्री हो गए, क्या हो गए। मैं चलो ठीक है, अब करते रहो, टाइम वेस्ट होगा आपका होगा, लेकिन मैं कोई पॉइंट, आपने भी इतने दिन से कक्षा चल रही हैं, एक मंथ तो आपका होगा, आपको पता भी है कि किस तरफ से मतलब किस तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्लास कैसे चल रही हैं, ठीक है। और जब तक कि एक और बात है, आदमी जो है उसी पर ज्यादा आफत तारते हैं जो उसे पता रहती है, लेकिन ये ना बताएंगे कि कमोली अभिलेख में क्या हो। कमोली अभिलेख कभी पढ़ा जीवन में ना, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, गोविंद चंद्र का मंत्री। अब मंत्री की बात और आ जाए सर, गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर। चलो भैया पहले इन्हें कर लो, नहीं तो खाना भी ना पचे आपका। लक्ष्मीधर इस तरीके से कर देना। अब इनकी एक रचना कौन बताएगा? इनकी एक कंपोजिशन, इनकी एक रचना जो कि आती है कृत्य कल्प तरु। हाँ सर जी, कौन सी? कृत्य कल्प तरु, कृत्य कल्प तरु, ये इनकी रचना हो जाएगी सर। रचना कृत्य कल्प तरु की होगी। चलो इन्हें और बताना, ये तो आप कर रहे थे, इन्हें और भी कुछ कहा जाता है, बताओ। चलो इन्हें मंत्र महिमा का आश्चर्य भी कहा जाता है। इन्हें मेरे साथी मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है। मतलब कि आश्चर्य, आचार्य मत समझना कि कभी आश्चर्य कहा जाता है। मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है गोविंद चंद्र को, ठीक है। सॉरी, मंत्री को, लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है। कृत्य कल्प तरीना तरु होगा। चलो जी, ये पॉइंट एकदम राइट है, ठीक है। अब ये पता ही आप है, कहां चले गए, अब तो ना कर रहे कॉपी पेस्ट। अब क्वेश्चन आ जाए कि गोविंद चंद्र के किस मंत्री को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है, और वहां 4-5 आएंगे तो लक्ष्मीधर, ठीक है। तो यहां पर राइट, और इसी के साथ मेरे साथी मैं आपको लेकर चलूं कहां पर, अरे भाई वो तो लगी ना इसमें फाइल, ठीक है। अब चलो कल कर लेंगे मैं, क्योंकि आज जो है ना जितने भर भी हमारे स्टीमर भैया हैं, सारा स्टाफ, तो आज एसएससी जीडी का सम्मान समारोह है, तो सभी के सभी ग्राउंड में हैं। मैंने भी कक्षा इसलिए ले ली कि निकल जाऊंगा, ठीक है। अभी तो चला जाऊंगा, बट कक्षा छूट जाती तो इसलिए दिक्कत हो जाती और ज्यादा। तो बहुत बढ़िया। एक कुमार देवी जो चंद्रगुप्त प्रथम की भी पत्नी, बिल्कुल, लेकिन ये गोविंद चंद्र की यहां पर पत्नी थी, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से करते चलना है, ठीक है। कमोली ताम्र पत्र नहीं कराया, अब टाइम तो हो गया, कमोली अभी करेंगे, कल कर लेंगे कमोली को भी, अभी और रह गए राजा, ठीक है ना। अभी तो राजा जयचंद गहड़वाल वंश की राजा, संयोगिता उनकी पत्नी, ठीक है।
चलो तो वो करा दूंगा भैया, मैं कमोली समोली सब कराऊंगा, ठीक है ना, आपने कभी सोचा भी ना होगा। और ये वो पॉइंट है, आप इन्हें ऐसी मत समझना एग्जामिनर आजकल बीच में से पूछ रहा है जिसकी हम कल्पना भी ना कर सकते, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलो जी, बिल्कुल भी ना करेंगे स्किप। चलो इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करेंगे। स्किप की बात कर रहे हो वहां, ठीक है ना, मैं जाने को चला ही जाता सुबह ही, लेकिन भैया जी मैंने छुट्टी ना करी, मन की नहीं, कक्षा लूंगा, 100% लूंगा। चलो कितने साल में सिलेबस होगा, तुम कहो तो 20 दिन में करवा दूं। फिर मुझसे ये कहने का वो मत करना कि जो है कि गुरुजी ये ना आया वो ना आया। अब चल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इतिहास ही थोड़ा सा लंबा है, बाकी जो टॉपिक है 2-2 3-3 4-4 दिन के हैं, सारे हो जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ याद करते चलेंगे, अफरा तफरी मत करो। अब लेखपाल है, यदि मैं 20 दिन में भी करा दूंगा, मुझे क्या है, मैं तो पीडीएफ लगाऊंगा और देड़ा देड़ करते चलेंगे, ठीक है। फिर कल को दिक्कत आपको बनेगी। अभी ना एग्जाम की अता पता, तो बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस को करते चलेंगे। तो यदि ज्यादा करेंगे तो ये और सारे बहुत सारे बच्चे हैं इनके पेट पर लात लग जाएगी, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे सर सिलेबस सिलेबस ये है वो है, फिर प्रेशर बनेगा और प्रेशर में फिर सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जो करा रहा हूं, आप अब जुड़े होंगे, लेकिन मैं यूपी ट्रिपल एससी को काफी दिन से देखता आ रहा हूं, ठीक है। जिस दिन आएंगी ना प्रैक्टिस सेट, उस दिन पता पड़ जाएगी क्या हो गया, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मेरे साथी सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।